शर्मनाक घटनाएं परंपराएं नहीं हो सकती। कोई दुखी करने वाला, अपमानित करने वाला, उसकी पुनरावृत्ति न हो। लेकिन जो धब्बा है, वो धब्बा है और इस बात से पूरा देश दुखी है। ऐसा नहीं है कि भारत में कानून पहली बार बन रहे हैं, लेकिन आई थिंक 5 या 6 हज़ार किसान ही सामने आकर बोल रहे हैं कि हाँ, हम जानना चाहते हैं कि वो क्या है। कुछ भारत विरोधी मानसिकताएं हाईजैक कर लेती हैं। दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? केजरीवाल जी। बहुत बढ़िया। लेकिन उस 31,428 करोड़ में से 26,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दे पा रहे। कि कश्मीर का युवा भी राष्ट्रवादी युवा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के बीच रविवार को सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि ये सियासत किसी राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि इंडिया डायलॉग कॉन्क्लेव में हुई। मंच सजा, दिग्गज जुटे, तो हम भी इस इवेंट की हर बड़ी लाइमलाइट आपके लिए लाने के लिए पहुंच गए दिल्ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर साल की तरह इस साल भी इस इवेंट का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया था। दिल्ली के शांग्रीला इरोस होटल में महफिल सजी। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शिरकत की। हमारे पास में सब कुछ वो था। तो मुझे लगता है कि एक प्रश्न मैंने पूछा था, मैंने कहा था कि भाई चरक एक ऋषि हो गए, उनके पास में जितनी वनस्पतियों का उन्होंने उल्लेख किया गुण और दोष, उतना तो हम आजाद भारत के बाद अभी लिस्ट नहीं कर पाए। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि मुगलों की तो बहुत बात हुई, राणा सांगा की बात कब होगी, कब इसके बारे में और चर्चा होगी, यही पूछ रही हूँ। ये प्रश्न हम लोगों से नहीं पूछे जाना चाहिए, जिनको आपत्ति होती है उनसे पूछे जाना चाहिए। हम तो तैयार हैं। ठीक है, चलिए। वैसे कल्चर को लेके एक थोड़ा सा एक व्यू बदल सकता है उस विषय में। एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, बिगेस्ट कंट्रोवर्सी जो है, आप गए भी थे अभी कुछ दिन पहले रेड फोर्ट को लेके। अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रोवर्शियल इशू, एक सवाल, आखिरी सवाल बिफोर वी रैप अप, वो ये है कि जो वैंडलिज्म से ज्यादा बड़ा मैसेज गया है, वो आपको लगता है एक बहुत डिसअपॉइंटिंग कॉलरी रही है पूरे की पूरे कंट्रोवर्सी को लेके, जो मैसेज गया वैंडलिज्म से? शर्मनाक घटनाएं परंपराएं नहीं हो सकती। वो दुखी करने वाला, अपमानित करने वाला, उसकी पुनरावृत्ति न हो। देश का हर व्यक्ति, उसका मनोभाव भी यही है जो आप कह रहे हैं। मैं भी कहूँगा, मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं कल्चर मिनिस्टर हूँ, तो उस विपरीत परिस्थितियों में मुझे लगा कि वहाँ जाना चाहिए, और जो मेरी अपनी जिम्मेदारी थी मैंने पूरी करने की कोशिश की है। लेकिन जो धब्बा है, वो धब्बा है और इस बात से पूरा देश दुखी है, ये मैं मानता हूँ। मुख्य अतिथि ने न सिर्फ टूरिज्म बल्कि देश से जुड़े लगभग हर मुद्दे पर बात की। साथ ही इवेंट में शामिल हुए युवाओं को भी संबोधित किया। प्रहलाद सिंह पटेल ने संस्कृति और पर्यटन के विषय पर अपने विचार रखे। इस बिग इवेंट में मुख्य अतिथि के अलावा और भी कई ऐसे दिग्गज पहुंचे जिन्होंने अलग अलग फील्ड में जबरदस्त काम किया और देश का नाम ऊंचा किया। इंडिया डायलॉग्स कॉन्क्लेव यानी एक ऐसा मंच जहां राजनेता, नीति नियंता, प्रदेशों के प्रमुख जनप्रतिनिधि, प्रवक्ता, मीडिया पर्सनालिटी, शिक्षाविद, उद्योगपति, व्यापार, संस्कृति से जुड़े लोगों ने शिरकत की और अपने अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बड़ी अच्छा लगता है कि आज पहली बार मुझे मौका मिला है दिल्ली में आप जैसे भाइयों के साथ बैठने का, और मैं जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ इंडिया डायलॉग के, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितने सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज जो जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत जो श्रीनगर में हुई है, ये खाली हमारी जीत नहीं है, पूरे देशवासियों की जीत है। ये पैट्रियट्स की जीत है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर ये बोला जाता था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? उसके कुछ कारण है। एक साइड से पाकिस्तान पीछे पड़ा था कि भाई पाकिस्तान से हमेशा बातें उठती थी कि देश के जो हित में होगा वो यहाँ बात नहीं कर सकता। और दूसरा, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिनको हमने कई दशकों से उनको सींचा था, वो भी विरोध हो गई। उन्होंने 7 पार्टियां गठबंधन बना के ये एक कम्युनल एजेंडा के रूप में ले लिया। उन्होंने ऐसा सोचा कि एक कम्युनलाइजेशन के रूप में इसको ले लेंगे, और वो कुछ सफल भी हुए। लेकिन हमारा प्रयास था, हमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी नीतियों पे विश्वास था, और हमारे लोगों का ही विश्वास था। और जो जितने 70 वर्षों से
जो हमारे लोग कार्य कर रहे थे, मुझे पता था कि अगर हम लोग लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं, तो ऐसा दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी का कंवल हर एक घर में, कश्मीर के हर एक घर में होगा। इस खास मौके पर राजीव चंद्रशेखर, एजाज हुसैन, समीप शास्त्री, बांसुरी स्वराज, नुपुर शर्मा, पीयूष हजारिका, सौरभ भारद्वाज, रोहित चहल समेत कई बड़े पर्सनालिटीज ने शिरकत की और महफिल में चार चांद लगा। मंच पर एक एक कर दिग्गज आए और अपने अपने विचार रखे। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां राज्य बनाया गया था। और अगर हम देखें इन 50 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश ने बहुत तरक्की की। जब हिमाचल प्रदेश बना था तो हिमाचल प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम थी मात्र 653 रुपये थी, जो आज बढ़कर 1,95,000 के लगभग है। इन 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने चाहे सड़कों के विकास की बात करें, हम पीने के पानी की बात करें, हम स्वच्छता की बात करें, शिक्षा की बात करें, या फिर सोशल सिक्योरिटी की बात करें, या गरीबी उन्मूलन की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया। जहां लिटरेसी रेट जब इंडिपेंडेंस के समय में हिमाचल प्रदेश में मात्र 7% थी, आज लगभग 90% हमारी लिटरेसी रेट है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आज बहुत बने हैं। आज हिमाचल प्रदेश में IITs हैं, IIM हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और बहुत सारे ऐसे संस्थान इन 50 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में खुले हैं। तो निश्चित रूप से 50 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश ने बहुत तरक्की की है। आज अगर हम देखें तो छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश बड़े राज्यों के साथ compete करता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम जहाँ तक बात करें हॉर्टिकल्चर में आज सबसे बढ़िया स्टेट हिमाचल प्रदेश है। टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो टूरिज्म में भी आज हिमाचल प्रदेश का एक अलग नाम है। तो पिछले 50 वर्षों के दौरान काफ़ी आगे हिमाचल प्रदेश बढ़ा है। और अभी अभी जो हमारा स्वर्ण जयंती समारोह हुआ तो 50 वर्षों के दौरान किस प्रकार से हम आगे बढ़े, हमने देखा कि कहाँ हम पिछले 50 वर्ष में थे और आज हम कितने आगे बढ़े हैं। इस दौरान कुछ नेताओं ने इस इवेंट को पॉलिटिकल डिबेट तक बना दिया। जी हाँ, ये तो सच ही है कि सामने नेता हो तो राजनीति तो होगी। कुछ ऐसा ही किस्सा तब सामने आया जब एक ही मंच पर आप और बीजेपी के प्रवक्ता आपस में भिड़ गए। मुद्दा था किसान आंदोलन, मुद्दा था MCD का, मुद्दा था दिल्ली की जनता को मिलने वाले बिजली पानी का। तो बस सियासत गर्मा गई। मंच पर दोनों नेता खड़े हो गए और अपनी बात जोर जोर से रखने लगे, जिसके बाद उनका माइक तक बंद कराना पड़ा। दिल्ली के अंदर जब 6 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, साफ पानी की बात कही थी। संगम बिहार से लेकर आज तक वहां पर नलके नहीं पहुंच पाए। 1/4 आज तक दिल्ली के अंदर पानी जो पहले जितना मिलता था, नलके थे घरों पे, आज भी उतने ही मिल रहे हैं। रोड पे बह रहा, घर तक नहीं पहुंच पा रहा ना। तो स्थिति आज ऐसी है कि देखिए, बातें बड़ी बड़ी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, भ्रष्टाचार पे आए थे, लेकिन आज जो है 26,000 करोड़ का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हुआ है। इसका जवाब दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक पार्टी आरोप लगा रही है, दूसरी पार्टी उस पर आरोप लगा रही है, जवाब कोई नहीं दे रहा है। ये मुझे मालूम था कि ये मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये क्या, इनके बड़े नेता भी नहीं दे पाएंगे। मैं आपको आपकी बातों का पूरा जवाब देता हूं। जन लोकपाल कानून दिल्ली विधानसभा जब पहली बार लगी थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसका कानून पास किया था और इनकी केंद्र सरकार को भेजा था, क्योंकि दिल्ली में कोई भी कानून जो है जब तक केंद्र पास नहीं करता वो पास नहीं होता। इनको पता है, इनको भी पता है और इनकी केंद्र सरकार को भी पता है कि वो कानून इनके यहाँ फाइलों में दबा हुआ है। अगर नहीं पता तो यहाँ पे बोल हमने तो लागू मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप बताइए थे सर, बताइए, बताइए आपने किसको अपॉइंट किया, नाम बताइए ना। अरे नाम बताइए सर, नाम बताइए, बातें मत कीजिए, नाम बताइए कि हमने जन लोकपाल। सुनिए, ऐसा है, बार बार शोर मचाने से सच झूठ नहीं होता। मैं आपसे सिर्फ सवाल ये बोल रहा हूं कि जन लोकपाल कानून पास करके हमने केंद्र को भेजा हुआ है, नहीं भेजा हुआ? अरे कानून बनेगा तभी तो कोई बनेगा। नाम बताइए, नाम बताइए।
ये क्या तरीका है? कैसे लागू कर दिया जब तुमने कानून पास ही नहीं किया? एक बात दे दो, माइक दे दो इनको, नहीं माइक दे दो इनको, कोई बात नहीं। मैं इनसे सिंपल ये बात पूछ रहा हूँ, जन लोकपाल कानून हमने केंद्र को भेजा या नहीं भेजा, और आपने क्यों नहीं पास किया अब तक? हमने तो पॉइंट दिल्ली का आपने पास क्यों नहीं किया अभी तक आपने? हम तो पास करके आपको भेज चुके केंद्र के पास, नहीं कर चुके। सर आपने अपना पॉइंट नहीं करा। आप सब लोग गूगल करके जी, सब लोग गूगल करके देखिए, सब लोग गूगल करके देखिए, सब लोग गूगल करके देखिए, स्मार्टफोन पे, हाँ स्मार्टफोन करके देखिए कि दिल्ली सरकार ने जो भेजा है वो इन्होंने अब तक बैठे हैं उसके ऊपर। कौन है बताइए? जन लोकपाल कौन है बताइए, कौन है? आपने कर दिया, बताइए कौन है? देखिए भाजपा की खास आदत यही है कि ये खुल के झूठ बोलते हैं और इतनी बार झूठ बोलते हैं। यार एक बात बताइए, मैं इसमें भी बोलूंगा, पहले जन लोकपाल पे यार अब एक मिनट सुनो, जन लोकपाल पे इनके पास जवाब नहीं है। अब मैं जल बोर्ड के बारे में बताता हूँ, अब मैं जल बोर्ड पे ही बताऊंगा, इसके पास भी जवाब नहीं होगा। जन लोकपाल पे मैंने इनको पूछा कि आपने हमारा पास किया हुआ कानून अब तक क्यों नहीं पास किया, इनके पास जवाब नहीं है। अब कहाँ भाई तुम पढ़े लिखे हो या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो? कितना पढ़े लिखे हो? तुम्हें पता है दिल्ली असेंबली के अंदर जो कानून होते हैं उसको केंद्र को पास करना पड़ता है। यार क्या बात करो, आपको इतना भी नहीं पता? आप दिल्ली कर लो, आपको इतना भी नहीं पता कि दिल्ली के असेंबली के कानून केंद्र को पास करने पड़ते हैं? सवाल कर रहे हो? मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर देखिए, अगर दिल्ली सरकार के पास अपने में देना, अभिषेक आप बता दो, दिल्ली सरकार ने जो जन लोकपाल पास किया है वो किया ही नहीं किया? कृषि में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कृषि मंत्री कौन है ये पूछ लीजिए इनसे। अभिषेक आप सच तो बता दो, का नाम तो बता दीजिए, आप मंत्री हैं, कृषि मंत्री का नाम बता दीजिए। आप वहां पे पहुंच गए, नाम बताइए। गोपाल राय, अब बताओ गोपाल राय कौन सा? ये कोई बात नहीं, नाम बताइए, नाम बताइए। अब नाम बता दिया तो कौन से गोपाल राय, कौन से गोपाल राय नाम लागू नहीं करी? और चिल्लाने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। दीप सिंधु आपका आदमी था, प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो है, सनी देओल का वो छोटा भाई है, वो लाल किले में पहुंच गए, लोगों के ऊपर अपने जला दिया। बताइए। टॉपिक भले ही रोड टू रिकवर इन द पोस्ट कोविड न्यू इंडिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जो छूटा। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस इवेंट का आखिरी पड़ाव आते आते 6 बज गए थे, लेकिन इस महफिल ने न सिर्फ युवाओं को राजनीति समेत तमाम मुद्दों को बारीकी से समझने का मौका दिया, बल्कि कई ऐसे सवालों के जवाब भी मिले जिसको लेकर हर किसी में असमंजस की स्थिति थी। इस इवेंट की ये हाइलाइट्स, राजनेताओं से सजी महफिल आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। There are a lot of laws, okay, there is constitution, there is everything, but basically it comes down to culture. You cannot, you cannot have law for everything. For example, there is a law which governs how a governor or a lieutenant governor should behave. There is a law how you should, how a chief minister should greet the prime minister and how the prime minister should return back. This cannot be governed by the law. This is governed by the culture, the political culture of a country. Today, the political culture of the country is all about power. So I think unless that culture changes, and it will change, but it will not change in a year or so. So I believe that it is a cycle. So I think we are in a different sort of times these days. Once this cycle changes, things will fall in line. Ji, so Rohit, as you heard Saurabh, and he is saying that for the past 6-7 years, there has been this issue of non-cooperation. 2 political parties governing Delhi, right? So, आपकी पार्टी है जो MCD को गवर्न कर रही है, उनकी पार्टी है जिनका इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। तो जो वो कह रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया जिस प्रकार से अभिषेक जी यहाँ बैठे हैं क्योंकि एमसीडी के अंदर हैं अभिषेक जी, और सौरभ जी खुद विधायक है, और सरकार जो है एमसीडी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर और
दिल्ली के अंदर है। और मैंने जैसा कहा पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था सोनिया जी, लेकिन अब क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? कारण सोच है। सोच बिल्कुल सही कहा, लगातार प्रयास करते जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एमसीडी के मेयर्स को जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना देना पड़ा, लगातार हड़ताल करनी पड़ी, भूख हड़ताल करनी पड़ी। इससे ज्यादा क्या हाल हो गया? आप पैसा, अभिषेक जी ने बिल्कुल सही कहा, जो जेन्युइन पैसा है, अभिषेक जी एक निगम पार्षद है, खुद वो जानते हैं एमसीडी में कि वो जो पैसा है वो एमसीडी को देना है दिल्ली सरकार को। सिर्फ इसीलिए नहीं दिया जा रहा कि एक जनता के अंदर एक मैसेज ऐसा दिखाना है कि देखिए बीजेपी एमसीडी के अंदर है और यहाँ पर देखिए गंदगी हो रही है, पैसा वो काम नहीं कर रहे। टीचर्स जो हैं, जो उस समय कोरोना वॉरियर के रूप में घरों पर जा रहे थे, सारी ड्यूटियां निभा रहे थे, आज उनको सैलरीज नहीं देने के लिए पैसा है 13,000 करोड़ रुपए। और उसके अलावा देखिए कोऑर्डिनेशन ताली दोनों हाथों से बजती है। लगातार प्रयास करा जा रहा है कि एमसीडी के साथ, क्योंकि कभी मैंने बताया, हम देखिए राजनीति कर रहे हैं, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, पहले भी सरकारें रही, लेकिन इस तरीके की क्योंकि एक सोच है, वो सोच है अराजकता की सोच, वो अराजकता की सोच है, वो ज्यादा खतरनाक है। अराजकता की सोच किसकी है? आपकी, आम आदमी पार्टी की? देखिए मैं तो बिल्कुल सीधा कह रहा हूं, अभी देखिए दिल्ली जो है, दिल्ली एक देश की राजधानी, और सुबी जी ने जो बात कही, आज दिल्ली को किस तरीके से एक बंधक के रूप में बनाने की कोशिश, आज से नहीं, क्रोनोलॉजी, अभी सौरभ जी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्रोनोलॉजी समझाता हूं मैं। क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी ये है कि जिस प्रकार से 2018 के अंदर दलित आरक्षण के नाम पे एक पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया कि दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, किसी का आरक्षण खत्म नहीं हुआ, ना होगा, एक बात। दूसरी बात, 2019 के अंदर कहा कि नागरिकता चली जाएगी सीए के नाम पे मुसलमानों की, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं था, नागरिकता देने के लिए था सीए। तीसरा 2020 आया तो भ्रम फैलाया गया कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाए किसानों के नाम पे। तो एक कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। उसका रीजन देखिए, मुख्यमंत्री जी जब 2014 26 जनवरी की बात थी, मैं 10 सेकंड लूंगा, 26 जनवरी 2014 अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल जी ने यहीं पे रेल भवन के पास बैठकर क्या कहा था कि मैं 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उसकी परेड नहीं होने दूंगा। वो जब उन्होंने जो सपना देखा था 26 जनवरी को उसको पूरा करने की कोशिश इन अराजकता, मैं कहूंगा अराजक अरविंद पार्टी है, ना कि आम आदमी पार्टी। तो अराजकता की सोच है। ठीक है रोहित,